सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की वीडियो नंबर 8 में। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार ये चैप्टर तो जो है वो एनवायरनमेंट के बारे में, ये चैप्टर जो है वो आपका ज्योग्राफी में होना चाहिए, तो इस चैप्टर को पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड क्यों किया गया है। तो इस जो आपकी ये सवाल है इसका जवाब मैं दूंगा आपको, बट इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो मोस्टली क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो सवाल हैं आपके वो बहुत ही कम आते हैं। सो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा सवाल क्या आता है कि व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। भाई आज जो हमारा विश्व है वो कौन कौन से पर्यावरणीय मुश्किलें फेस कर रहा है, उसमें मतलब कौन कौन से जो आपकी वो परेशानी या फिर दिक्कतें जो आपकी वो हो रही हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 6 मार्क्स की रखता है वेटेज। सवाल एक बार दोबारा सुन लो आप लोग। व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज का वर्ल्ड हमारा कौन कौन से जो है वो पर्यावरणीय मुसीबतें जो है आपका वो देख रहा है। हमेशा की तरह मैं आपको रिवीजन सीरीज के अंदर सिर्फ ये पॉइंट जो है वो बताऊंगा आपको क्या क्या। देखो आपका पहले क्या आता है आपका रिडक्शन इन कल्टीवेबल एरिया। खेती बाड़ी करने के लिए हमारे पास में जो है वो खेती बाड़ी करने के लिए जो है ना एरियाज हमारे पास में अब बहुत कमी हो रही है, उनकी कम हो रहे हैं वो। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर बॉडी से सफर्ड एक्सटेंसिव डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन। भाई पानी में आपका काफी जो है वो पोल्यूशन आपका बढ़ गया है, काफी आपकी समस्या हो रही है पानी की। ऐसा भी कहते हैं लोग कि जो आपका 3rd वर्ल्ड वॉर होगा वो आपका पानी को लेकर होगा। अगला सवाल अगला पॉइंट, नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। भाई पीने का पानी जो है वो हमारे पास में है ही नहीं, साफ पानी है नहीं हमारे पास में, सेफ नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है, अगला जो हमारा पॉइंट है, ये सबसे मेन पॉइंट है यार ये, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत वैश्विक तापवृद्धि जो है बहुत समस्या है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए आपकी। A steady decline in the total amount of ozone in the Earth's stratosphere poses a real danger to ecosystem and human health, ठीक है। Global warming is a major environmental concern due to which glaciers and ice caps are melting। भाई गर्मी बढ़ रही है तो इस तापवृद्धि से जितने भी हैं ग्लेशियर वो क्या हो रहे हैं, वो आपके पिघल रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका कोस्टल पोल्यूशन। कोस्टल वाटर्स आर बिकमिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू दी लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, ठीक है। भाई जो हम लोग हरकतें कर रहे हैं, जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं सड़कों पे अपने एरियाज में, उससे जो आपका कोस्टल वाटर है जो वहाँ पे आपका जो है वो काफी पोल्यूशन जो आपका वो फैल रहा है, ठीक है। सो ये जो आपके पॉइंट्स थे ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। 5 पॉइंट्स थे जो हमारा वर्ल्ड जो है वो 5 मुसीबतें झेल रहा है एनवायरनमेंट के टर्म्स में, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन की वेटेज आपकी 6 मार्क्स की है। अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या आता है, जो हमारा सवाल था आपका पहला सवाल कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्यों ज्वाइन किया गया। एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है वो क्यों ज्वाइन किया गया था। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स टुडे बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। ये कह रहे हैं आज के डेट में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम लोगों ने इस एनवायरनमेंट को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि पहला, इफ द वेरियस गवर्नमेंट्स टेक स्टेप्स टू चेक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दैट इज लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, दिस इश्यूज विल हैव पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। मतलब अगर कोई सिंगल सरकार कुछ करेगी ना पॉलिटिक्स में पॉल्यूशन को लेके तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 3-4 या 10 से 15 सरकारें मिलके कुछ काम करेंगी सो डेफिनेटली इनके जो है कुछ आपके वो नतीजे आपके सामने आएंगे जो काफी बढ़िया होंगे हमारे पूरे वर्ल्ड की एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। Most of the concern are such that no single government can address them fully, therefore they have to become part of world politics। भाई ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पे कोई सिंगल गवर्नमेंट जो है वो काम आपकी नहीं कर सकती है। देखिए बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, जब
परेशानी सबने खड़ी की है तो सभी उसको सॉल्व करेंगे मिलके। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या आता है, हु कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सॉरी यार, अगला सवाल नहीं, अगला पॉइंट है आपका, हु पेज द प्राइस, who is responsible for taking collective action, who gets to use how much of resources of the earth, all these raises the issue of who wields how much power। ठीक है, जितनी भी थे these environmental problems are therefore deeply questioned। अब देखो भाई, कोई मैप नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कोई रेशियो नहीं है कि किस देश ने कितना पोल्यूशन खराब किया है, कौन कितना ठीक कर रहा है। हर देश ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो आपका जो है ना पोल्यूशन वो आपका फैला है। तो इसलिए आप सबको आना पड़ेगा साथ में। किसने आना पड़ेगा साथ में? आपको, आप सबको आना पड़ेगा साथ में आपका एनवायरनमेंट को आपको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ऑल्दो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्वायर्ड एंड इंक्रीजिंग द डेंजर। ठीक है, अब भाई पुराना इतिहास है, पर्यावरण का, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, पर्यावरण से जिसने मजे लिए हैं तो उसका कंसिक्वेंस आपके सामने आ ही जाएगा। नेचर से अगर आप करोगे छेड़छाड़ तो डेफिनेटली कुछ साथ में आपके गलत हो गया होगा। ठीक है, सो ये दो हम लोगों ने सवाल पढ़ लिए थे कि हमारा वर्ल्ड कौन कौन सी परेशानियां फेस कर रहा है, प्लस हमारे वर्ल्ड के हमारे वर्ल्ड में हम लोगों ने इस बुक में पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने इस टॉपिक को क्यों इंक्लूड किया। अगला जो हमारा सवाल आता है डियर, वो सवाल क्या आता है, अगला सवाल हमारा आ रहा है क्या कि what efforts have been made towards resolving environmental problems and issues। ऐसे क्या क्या एफर्ट्स थे, ऐसे क्या क्या स्टेप लिए गए किस चीज़ के लिए, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और why have issues related to the global environmental protection have become the priority concern of state since 1990s। 1990 के बाद में ऐसा क्या हो गया भाई कि एनवायरमेंटल इशू जो थे वो एक कंसर्न बन गया हर कंट्री के लिए। सबने बोला कि मतलब हमें जो है वो एनवायरनमेंट पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये एक एक पॉइंट भी आपका जो है ना वो 1 मार्क्स का आता है आपका। ठीक है, तो आप जरा सुनना है इसको ध्यान से। पहला पॉइंट क्या आपका, क्लब ऑफ रोम, मतलब एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्वायर्ड एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल कैरेक्टर फ्रॉम द 1960 ऑनवर्ड्स। 1960 के बाद से हमारे पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट की काफ़ी जो है वो पूछने लगे उसके बारे में कि मतलब उसको थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। द क्लब ऑफ रोम published a book in 1972 limits to growth on the depletion of the earth resources as a result of rapidly growing world population। भाई क्लब ऑफ रोम ने एक बुक पब्लिश की थी, कब की थी, 1972 में। क्या नाम था, लिमिट्स टू ग्रोथ ऑन द डिप्लीशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। जो हमारे अर्थ के रिसोर्सेज हैं आपके, वो किस तरीके से डिप्लीशन हो रहा है, उनको किस तरह उनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सारी बातें आपकी इसमें थी आपकी। अगला सवाल, रोल ऑफ UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। फुल फॉर्म्स आपको सारे मिल जाएंगे आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग द UNEP have begun holding international conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environment problems। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने बोला है कि जब तक पूरा वर्ल्ड मिलके एक साथ नहीं आएगा तब तक एक इफेक्टिव रिस्पांस जो है वो नहीं मिलने वाला किसी भी कार्य को। तो व्हाट दे वांट कि एक इफेक्टिव रिस्पांस के लिए सबको साथ होना चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, Discovery of the ozone hole over the Antarctic in the mid-1980s revealed the dangers of environmental degradation। जो ये ओजोन होल था ना, जो छेद था ओजोन का जो हो गया था, उससे पता लग गया था कि भाई कितनी समस्या हमारे वर्ल्ड में जो है वो, हमारे विश्व में जो है वो हमारे लिए होने वाली है। अगला जो हमारा आता है क्या, वो ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। The 1987 Brundtland report, Our Common Future, had wanted that the traditional pattern of economic growth was not sustainable in the long term, especially in the view of demands of the South for further industrial development। अब ये जो रिपोर्ट है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो आपके तरीके थे पुराने विकास करने के, वो तरीके अब नहीं चलने वाले, उनको आपको थोड़ा सा जो है वो आपको बदलाव करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना खास नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ये बहुत मेन पॉइंट है यार। सवाल क्या आता है, अर्थ समिट, व्हाट इज अर्थ समिट और व्हाट इज रियो समिट। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1992 में। कहाँ पे हुआ था आपका, रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था आपका ये। तो पढ़ते हैं हम लोग, द ग्रोइंग फोकस ऑन एनवायरमेंटल इशूज
within the arena of global politics was firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro। ठीक है, इन लोगों ने एक मतलब पूरे वर्ल्ड से इन लोगों ने एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर एक मीटिंग की थी। कब की थी? इस स्टेट पे की थी। ठीक है, कहाँ की थी? इस जगह की थी। अब इस मीटिंग को किसने अटेंड किया था? क्या बोलेंगे आप लोग? द समिट वाज अटेंडेड बाय 170 स्टेट्स, thousands of NGOs and many। इस पूरे इसमें आपका समिट में आपकी बहुत से आपके स्टेट्स थे, एनजीओज थी, आपके एमएनसीज थी। द रियो समिट प्रोड्यूस कन्वेंशंस डीलिंग विद द, इन्होंने काफ़ी कहते हैं ना, काफ़ी इन्होंने काम किया इसके ऊपर, आपका क्लाइमेट चेंज पे, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड एजेंडा 21। इनके अगर आपसे पूछें कि आउटकम्स क्या थे आपके रियो के, तो आपके लिए क्या हो गया? एजेंडा 21 क्या थी वो? ए लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, देयर वाज कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस समिट में इन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफी जोर दिया था कि भाई हमको जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। मतलब डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग दी नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आपको पता होगा, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे इसको बचपन से अपनी बुक्स में। एंड लास्ट जो हमारा आता है पॉइंट, वो क्या आता है हमारा? क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था ये? 1997 में। क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो अपना ग्रीन हाउस गैसेस का जो है ना एमिशन जो है उसे थोड़ा कम करेंगे, उसे थोड़ा कट करेंगे। तो वो कह रहे हैं द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट सेट टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लाइक CO2, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक्सेट्रा विच आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल। इनको कहा था कि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशन है ना, जो उसका उत्सर्जन है उसे कम कर दे। कौन कौन सी गैस थी वो? CO2, मीथेन, HFC। ठीक है, ये जो आपका प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था साइन आपका? ये साइन हुआ था आपका 1997 में। कहाँ पे? क्योटो और जापान। क्योटो जापान एक मतलब एक जगह है। और इस प्रोटोकॉल से इंडिया को और चाइना को जो है वो बाहर निकाला गया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने बिल्कुल भी कहते हैं ना, बिल्कुल मतलब इन्होंने बहुत कम जो है वो पर्यावरणीय चीज़ों में अपना ध्यान दिया। मतलब इन्होंने काफ़ी आपका पोल्यूशन आपको जो है उन्होंने नहीं किया हुआ आपका। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या आता है आपका? ग्लोबल कॉमन्स। व्हाट आर ग्लोबल कॉमन्स? ठीक है, ये 2 मार्क्स में आता है आपका। Commons are those resources which are not owned by anyone but rather shared by a community। मतलब ये मैंने बोला एक पार्क है, ये पार्क किसी एक बंदे का नहीं है, ये पार्क सबका है, एक पूरे समुदाय का है। ठीक है, दिस कुड बी ए कॉमन रूम, अ कम्युनिटी सेंटर, अ पार्क और रिवर। सड़क जाए, सड़क किसी थोड़ी ना है, सड़क तो सबकी है, पूरे समुदाय की है। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके ग्लोबल कॉमन्स या फिर कॉमन्स बोल सकते हैं उनको हम लोग। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, इनके ऊपर रूल या इनके ऊपर राइट्स किसी एक का नहीं होता, इसके ऊपर सबका अधिकार होता है क्योंकि सब यूज कर रहे हैं तो सभी इसको ठीक करते हैं। वो कह रहे हैं सिमिलरली देयर आर सम एरियाज ऑफ रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सॉवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट। ठीक है, मतलब किसी एक स्टेट के नहीं, ये बहुत लोगों के अलग अलग होते हैं। ठीक, एंड देयरफॉर रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस। ठीक है भाई, इसी एक की नहीं है, अलग लोगों के इसके ऊपर राइट है और सबको इसको मिलकर ठीक करना है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दीज आर नोन एज रेस कम्युनिटीज और ग्लोबल कॉमन्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्लोबल कॉमन्स। देयर हैव बीन मैनी पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स सच एज 1959 की जो एंटार्क्टिका ट्रीटी हुई थी आपकी, 87 का जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका, और 91 की आपकी एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल जो आपका हुआ था। एक बात ध्यान रहे आप सभी को, जब भी पढ़ाते हुए किसी भी कंट्री का नाम आता है और वो पर्टिकुलर लाइन होती है तो उसको आप मार्क कर लो, उसको आप घर जाके अपने घर बैठे बैठे एक बार मैप पे लोकेट कर लो, क्योंकि मैप यहीं से बनता है, मैप कुछ अलग से नहीं आएगा, मैप भी आपका यहीं से बनने वाला है। ठीक है, अब अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। देखो, इसको पढ़ने से पहले एक छोटी स्टोरी है। 3 दोस्त थे, रमेश, सुरेश और कमलेश। ठीक है, तीनों घूमने गए, तीनों को मिले 20 लाख रुपए।
पड़े हुए। रमेश ने बोला यार मेरे को जरूरत है पैसों की, मैं लूंगा 10 लाख, ठीक है। इन्होंने आपस में 5-5 बांट लिए। अब जब पैसे लेने की बारी आई तो 10 लाख इसने दिए हैं, 10 लाख इसने लिए, 5 इसने लिए, 5 इसने लिए, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद पुलिस को पता लगता है कि भाई पैसे जो किसी के पैसे खोए थे वो इनके हाथ लगते हैं। पुलिस जो है वो इनसे पैसे वापस मांगती है। अब बताओ जरा, जब वापस करने की बारी होगी तब भी तो देंगे बराबर बराबर, ये तब ये 10 देगा, ये 5 देगा, ये 5 देगा। लेकिन रमेश कह रहा है कि यार ऐसा है कि 10 दूंगा, अब हम लोग जब वापसी देने हैं तो हम लोग इक्वल इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो आप बताओ क्या बात सही थी? नहीं, ये बात गलत है। यही बात किसने की थी? यही बात करते हैं कौन? डेवलप्ड नेशन कहते हैं। कौन कहते हैं? डेवलप्ड नेशन कहते हैं कि एनवायरनमेंट को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? पूरे वर्ल्ड की। लेकिन कुछ कंट्रीज कहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा हार्म किसने पहुंचाया है? सबसे ज्यादा हार्म जो पहुंचाया वो पहुंचाया है डेवलप्ड नेशंस ने। तो जिम्मेदारी छोटी जिम्मेदारी जो है वो सबकी है, लेकिन डेवलप्ड नेशन जो है ना उनकी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा है, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा है, जो डेवलपिंग नेशन है उनकी कम है। तो क्या बोलते हैं इसको? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब सर इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में हम लोग। द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ वांट टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इशू एज इट स्टैंड्स नाउ एंड वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं कि इकोलॉजी के लिए हम लोग जो है सारे के सारे इक्वली काम करेंगे, हम सब लोग एनवायरनमेंट को हम लोग इक्वली जो है वो ठीक करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है? द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ साउथ फील दैट much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by developed countries। अब इन्होंने तो अपना पॉइंट रख दिया, लेकिन जो कंट्री साउथ की है वो कंट्रीज कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो है ना पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन एनवायरनमेंट खराब किसने किया है? डेवलप कंट्रीज ने दिया है। सो इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन दे मस्ट आल्सो टेक मोर ये क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे मस्ट आल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग द सेम डैमेज लॉ। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपने तरक्की की है, अगर आपने एक्स्ट्रा तरक्की की है तो भाई आप एक्स्ट्रा उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, हम इक्वली नहीं करेंगे। मोर ओवर उन्होंने बोला था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो कर रही हैं एंड दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू द सेम रिस्ट्रिक्शन विच अप्लाई टू डेवलप कंट्रीज। भाई ये जो कंट्रीज है ये कंट्रीज तरक्की कर रही हैं, ठीक है, और डेवलप कंट्रीज तरक्की कर चुकी हैं, तो डिफरेंस दोनों के बीच में जो आपका वो होना चाहिए। 10 The special needs of the developing countries must be taken into account in the development application and interpretation of rules of international environmental law। इन्होंने बोला कि भाई बैठ के व्यवस्था बनाओ, सब कुछ ठीक ठाक करो, तभी हम लोग जो है वो काम करेंगे। इस आर्ग्यूमेंट को कहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था आपका? रियो समिट में। कब? 1992 में। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये थोड़ी सी ज्यादा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, इसके अंदर थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। द रेलेवेंट पार्ट ऑफ रियो डिक्लेरेशन सेज दैट स्टेट शैल कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप। भाई रियो के लोग कहते हैं कि भाई जितनी भी कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, अपना पार्टनरशिप दें, अपनी सहयोग दें अपना, ठीक है। द डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज the responsibility that they bear in international pursuit of sustainable development in view of pressures the societies place on global environment and technological and financial resources they command, ठीक है। डेवलप कंट्रीज जो है वो अपने पूरे जिम्मेदारी के साथ में जितने भी उनके देश के कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनको बोले कि भाई आप थोड़ा सा अपना हाथ टाइट कीजिए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में। The UN Framework Convention on Climate Change also provide that the parties should act to protest the climate system on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities। मतलब ये जो है ना UNFCCC भी कह रहा है जितने भी हमारे देश के लोग हैं, जितने पूरे हमारे वर्ल्ड कंट्रीज है, वो भी आगे बढ़ के काम करें, लेकिन ऐसे काम करें कि भाई इक्वालिटी के साथ आगे बढ़े और इक्वालिटी तक वो अपने आपको जो है ना पोल्यूशन उसको तो कम करें हम लोग। एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिस्टोरिकल। ये पॉइंट छोड़ देना यार, ये थोड़ा गलत हो गया शायद, ये पॉइंट आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना चैप्टर जो है वो आपको समझ में आ गया हो। तो हमारा जो अगला सवाल आता है वो क्या है? व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इससे आप क्या समझते हो? तो क्या बोलोगे आप? ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, तो ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार।
पता होगा आपको। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के लिए बोला गया था कि भाई अपने ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, तो इस पर टाइम ना वेस्ट करते हम लोग जरा चलते हैं आगे। इलैबोरेट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, इलैबोरेट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। सो क्या आता है इसका मतलब? कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे राइट सिर्फ एक ग्रुप का हो। द अंडरलाइन नॉर्म हियर इज दैट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बोथ राइट्स, जो ग्रुप होगा ना उसका, उसके ये अधिकार भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो नेचर को, लेवल ऑफ यूज को और उस कितना उस पर्टिकुलर जो आपका रिसोर्स है उसकी वो मेंटेन करके चले आपका। ठीक है, थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंचुरीज ऑफ प्रैक्टिस मैनी विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल हैव डिफाइंड मेंबर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जैसे भारत की बात कर लो, जैसे भारत के अंदर पीपल के पेड़ को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, तो वैसी ही चीज़ें होती हैं आपकी। द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग privatization, agricultural intensification, population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size, equality and availability to the poor in much of the world। ठीक है, अब चीज़ें बहुत सारी होती हैं यार अपनी सेफ्टी करने के लिए। देखो ना, हर कंट्री में जाते हो तो हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, नीड है, जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को या उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को जो है वो उसको ठीक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ द सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स समझते हो ना क्या बोलते हैं यार? ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे बाग पीपल का पेड़ हो गया, जिनको काफ़ी पवित्र मानते हैं हम लोग, पवित्र मानते हो। ठीक है, ऑन स्टेट ओन फॉरेस्ट लैंड अप्रोप्रिएटली फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये जो कंसेप्ट है ना, इसको हम लोग सैक्रेड ग्रुप से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यार चीज़ें ऐसी होती हैं जो पारंपरिक होती हैं, जिनको लोग काफ़ी मानते हैं। इवन भारत में आज भी पीपल के पेड़ को काफ़ी, पीपल के पेड़ हो गए हैं, तुलसी माता हो गई हैं, तो काफ़ी उनको जो है वो पवित्र जो है वो माना गया है आपका। ठीक है, सो अगला जो हमारा क्या आता है वो आता है क्या? राइट डाउन इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशूज़। भाई पर्यावरण के मुद्दों पे जो बेटा भारत है हमारा, उसका क्या रुख रहा था। ठीक है, इंडिया को निकाल दिया गया था, बाहर किया गया था, लेकिन भारत ने फिर भी 2002 में साइन किए, किस पे? क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये कह रहा है कि भारत ने और चीन ने ज़्यादा योगदान नहीं दिया है ग्लोबल वार्मिंग में, इसलिए इन दोनों को बाहर कर दिया गया था आपका। हाउएवर द क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स थे, जो खिलाफ थे भारत के, उन्होंने बोला था कि भारत और चीन जो है अभी तो निकाल दिया है, लेकिन आगे चलकर ये लोग जो है ना, आगे चलकर ये जो ज्वाइन करेंगे ऐसी कंट्रीज जिन्होंने काफ़ी हद तक, जिन्होंने बहुत सारा जो है वो योगदान दिया है। ठीक है, एट द G8 मीटिंग इन जून 2005 इंडिया पॉइंटेड आउट दैट द पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर अ टिनी फ्रैक्शन ऑफ दोस इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब भाई यहाँ पे जो भारत का कहना है, भारत कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका जो योगदान है पोल्यूशन में या एनवायरनमेंट खराब करने में कितना है, जरा सा, नन्ना सा है, लेकिन जो आपका डेवलप कंट्रीज है उनका योगदान जो आपका वो बहुत सारा उनका योगदान है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप सब जानते हो कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंसेप्ट वाला। सो इंडिया is of the view that the major responsibility of curbing emission rates rest with the developed nations। भारत कहता है कि भाई जो ज़्यादा जिम्मेदारी है डेवलप नेशंस की है, ताकि हमारी है। India's international negotiating position relies heavily on principles of historical responsibility as enshrined in UNFCCC। ठीक है, भारत ने काफ़ी नेगोशिएट किया है आपकी जिम्मेदारी को लेकर। भारत ने काफ़ी बोला है कि मैं जो है जिम्मेदार देश हूँ, मैं चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट को मैं ठीक करना चाहूँ। The Indian government is already participating in global efforts through a number of programs। भारत ने भी काफ़ी एफर्ट्स डाले, जैसे कि आपका द एनर्जी कन्वेंशन एक्ट हो गई आपकी 2001 में पास हुई थी आपकी। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में थी आपकी, वाली होगी आपकी। ठीक है, तो ये सब आपकी थी, हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक्ट्स के बारे में बात की गई है इसके अंदर। अ रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन of the agreement at the Earth Summit in Rio was undertaken by India in 1997। भारत की बात तो वो जो रिव्यू था वो कब हुआ था? 1997 में हुआ था आपका। One of the key conclusions was that there had no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology
ऑन कंसेशनल टर्म्स टू डेवलपिंग नेशन। भाई इन्होंने बोला था कि भाई जो आपके डेवलपिंग नेशन है ये ज़्यादा तरक्की कर नहीं पाएंगे अगर इन लोगों ने एनवायरनमेंट को सेव करना स्टार्ट किया। सो ये कंट्रीज कहती हैं क्या कि आप सभी को कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए। सो डियर ये था आपका इंडिया का रोल, इंडिया का स्टैंड। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो किस पे आता है, वो आता है हमारा एनवायरमेंटल मूवमेंट्स पे, पर्यावरणीय आंदोलन। ठीक है, वी हैव सो फार लुक्ड एट द वे गवर्नमेंट्स हैव रिएक्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल टू द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो हम लोगों ने देखा यार कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे सरकारें चैलेंज करती हैं कि कुछ करना चाहिए पर्यावरण को लेके, बट some of the most significant response to this challenge have come not from the government but rather than from the groups of environmentally conscious volunteers। अब सरकारों से ज़्यादा जो environmentally है ना volunteers हैं वो लोग ज़्यादा जो है अपना काम करते हैं इनके ऊपर, वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो आपकी लोग हैं ये आपके वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जानते हैं आप लोग सम ऑफ देम आर इंटरनेशनल लेवल, कुछ लोग जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। दीज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आर अमंग्स द मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड पावरफुल सोशल मूवमेंट अक्रॉस द ग्लोब टुडे। ये जो आंदोलन है ना ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। और क्यों कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है यार, पूरे वर्ल्ड का एनवायरमेंट जो है वो आपको सेव करना ही पड़ेगा। अब वो कैसे करना है ये आप सभी को जानना है। द फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ इन मैक्सिको, चिले, ठीक है, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया आर फेस्ड विद इनॉर्मस प्रेशर्स। ठीक है, काफ़ी प्रेशर्स है, काफ़ी मतलब इन मोमेंट हुए यहाँ पे। क्यों हुए प्रोफेंड मोमेंट यार? मोमेंट हमेशा होते हैं इंटरनेशनली, किसने होते हैं? पर्यावरण को सेव करने के लिए। फॉरेस्ट क्लियरिंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंटिन्यूस एट एनवायरमेंट डे, जंगलों की सफाई चल रही है आपकी। ठीक है, डिस्पाइट 3 decades ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट हैज एक्चुअली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, अब देखो हमारे देश पूरे वर्ल्ड में पेड़ों काटा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन आंदोलन के बावजूद भी ये संख्या बढ़ रही है, पेड़ कटने कम नहीं हुए, बढ़े जा रहे हैं। The minerals industry is one of the most powerful forms of industry on the planet. A large number of economies of South are now being reopened to MNCs through the liberation of global economy. The minerals industry extraction of earth, its use of chemicals, its pollution of waterways and land, its clearance of native vegetation and its replacement of communities amongst the other factors continue to invite criticism and resistance in various parts of the world। मतलब ये बता रहे हैं कि जो ये हरकतें कर रहा है हमारा वर्ल्ड या हमारा भारत, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है पूरे वर्ल्ड की एनवायरनमेंट को। ठीक है, अगला सवाल आता है हमारा, वन गुड एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द फिलीपींस वेयर अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स and organizations campaigned against the Western Mining Corporation, and Australia is based on anti-nuclear sentiments and advocacy for the basic rights of American indigenous people। एक और मोमेंट आपके सामने आता, क्या नाम था इसका? WMC। क्यों आया था ये जो ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी लोग हैं ना उनके सपोर्ट में ये आपके सामने आया था। ठीक है, आई होप कि ये आपको समरी जो है समझ में आ गई हो। थोड़ा सा आप फोकस कीजिए कि यार थोड़े पॉइंट जो छोड़ देता हूँ मैं उसको छोड़ देना आप लोग भी, लेकिन जो बाकी मेन पॉइंट्स मैं करवा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो अगला जो सवाल आता है हमारा वो क्या आता है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं संसाधनों की भू राजनीति। ठीक है, तो क्या देखो, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, किसे क्या मिला, कब मिला, कहाँ मिला और कैसे मिला। रिसोर्सेज हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मीन्स एंड मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन। जितने भी यूरोपियन स्टेट्स थे उनका मोटिव क्या था? उनका मोटिव था सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? भारत के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, दे हैव आल्सो बीन द फोकस ऑफ इंटरस्टेट राइवलरी। उनकी आपस में लड़ाई थी, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस आपस में भिड़ रहे थे कि किसकी कॉलोनीज एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एक मिनट, वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग
about resources has been dominated by relationship of trade, war and power, at the core of which were overseas resources and maritime navigation. भाई जितनी भी पहले की चीजें थी हमारी, उनकी क्या सोच थी? व्यापार, युद्ध और शक्ति के लिए लड़ रहे थे वो लोग. Since sea power itself rested on access to timber, naval timber supply became a key priority for मेजर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम दी 17th सेंचुरी. भाई टिम्बर उनके लिए बहुत मेन चीज थी पहले की बात की जाए. थ्रू आउट द कोल्ड वॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ मेथड्स टू इंश्योर अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज. कोल्ड वॉर के दौरान हर कंट्री की यही थी, नॉर्थ कंट्रीज की, कि किसी भी तरह से रिसोर्सेज मिल जाए. याद है ना आपको सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज के साथ जरूरत क्यों थी? बिकॉज दे वांट वाइटल रिसोर्सेज. ठीक है. These included the deployment of military forces near exploitation sites and along sea lanes of communication, the stockpiling of strategic resources, efforts to prop up friendly governments in producing multinational companies and favorable international agreements. ठीक है. हर जितनी भी कंट्रीज थी, नॉर्थ कंट्री कहते हैं, उन्होंने हर वो काम जिससे मतलब फेवरेबल उनके लिए हो, व्यापार मतलब उनके लिए व्यापार हो आपका. ट्रेडिशनल वेस्टर्न strategic thinking remained concerned with access to supplies which might be threatened by the Soviet Union. जितने भी तक पश्चिम के देश थे, ठीक है, उनका मोटिव ये था कि भाई किसी भी तरह से वो लोग जो है सिर्फ अपना रिसोर्सेज पे कंसर्न रहे आपका. ठीक है. आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, the security of supply continues to worry government and business reason with regard to several minerals, in particular radioactive materials. In particular radioactive materials, however, oil continues to be the most important resource in global strategy. तेल की लड़ाई है ये, जहां पर दिखता था तेल यूएस को, वहां पे वो हमला कर रहा था. तो ये तो मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट्स बताए कि इसके एंड की कोल्ड वॉर के बाद यूएस पावर आएगी थी अकेली, और वही काम था उसका, मेन काम था सब पे कब्जा करके उसका रिसोर्सेज को जो उसके वो इस्तेमाल कर लेना. ठीक है. सो गाइस ये आपका हो चुका है. अगला जो हमारा सवाल है वो क्या आता है? वो आता है हमारा डिस्कस ऑयल एंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. भाई ऑयल, तेल, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम याद होगा आपको. ठीक है. The global economy relied on oil for much of the 20th century as a portable and indispensable fuel. The immense wealth associated with oil generates political struggles to control it. देखो ना, तेल को लेके काफी संघर्ष हुए थे. एंड द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज आल्सो द हिस्ट्री ऑफ वॉर स्ट्रगल. जो इतिहास है तेल का, वो संघर्ष और युद्ध का भी इतिहास रह चुका है. नाउ वेयर इज दिस मोर ऑब्वियसली द केस दैट इन द वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया. वेस्ट एशिया स्पेशली द गल्फ रीजन अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन. जो आपका ये वेस्ट एशिया है, जो गल्फ रीजन है, खाड़ी देश है, यहाँ पे कम से कम आपका 30% तेल की जो इनकी वो पैदावार है इनकी यहाँ पे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आता है? बट इट हैज about 64% of planet's own reserves and it is therefore the only region able to satisfy any substantial rise in oil demand. Saudi Arabia, याद रखना है जरा वाला, ये मैप हो सकते हैं. Saudi Arabia has quarter of world's total reserve and is the single largest producer. ठीक है. मैप में आ सकता है वाला सवाल कि कौन सी कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिंगल लार्ज प्रोड्यूसर है. क्या बोलोगे आप लोग? सऊदी अरेबिया. और पूछेंगे दूसरा कौन आता है? फिर आता है आपका इराक. इराक ओन रिजर्व्स आर द सेकंड ओनली टू सऊदी अरेबियाज एंड सिंस सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इराकी टेरिटरी आर येट टू फुली एक्सप्लोर्ड देयर इज फेयर चांस दैट एक्चुअल रिजर्व माइट बी फार लार्जर. अभी भी पूरी तरह से मतलब खोला नहीं है इराक ने रिजर्व को अपने, बहुत चीजें वहां पे. ठीक है ना. ऐसा कहते हैं कि इतनी तेल है यूएस आपके इराक में कि 100 साल तक लगा दो ना आग, अगर लगा दी आग वहां पे कुएं में, तो अगले 100 ईयर्स तक आग बुझने वाली नहीं है. ऐसा कहते हैं तेल के बारे में. ठीक है. द यूएस, यूरोप, जापान एंड इंक्रीजिंगली इंडिया एंड चाइना विच कंज्यूम दिस पेट्रोलियम आर लोकेटेड एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम दिस रीजन. ये जो तेल इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है, ये लोग जो है काफी लोग जो है वो अपने बहुत दूर रहते हैं, कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है इन दोनों कंट्रीज से. तो ध्यान रहे, मैप में अगर आपसे पूछेंगे कि सऊदी अरेबिया और इराक क्या, तो आपको पता होना चाहिए. अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है? हमारा पॉइंट है वो पानी को लेकर आता है. तीसरा वर्ल्ड वॉर जो होगा वो विश्व पानी के लिए होगा, ऐसा कहा जाता है आपका. So, water is another crucial resource that is relevant to global politics. Regional variations and the increasing scarcity of fresh water in some parts of the world
point to the possibility of disagreements over shared resources as the leading source of conflict in the 21st century। पानी को लेकर युद्ध जो है वो वास्तव में सच भी है। क्यों? पीने का पानी है ही नहीं, कहीं साफ नहीं है, कहीं पे है तो वो कहते हैं ना, अगर आपको याद हो यार, अगर याद हो आपको 10वीं क्लास में चैप्टर था एक, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, वो वाली बात इसमें कह रहे हैं। ठीक है, some commentator on world politics have referred to water wars to describe the possibility of violent conflict over this life sustaining resource। ये लोग कहते हैं यार कि हिंसात्मक दंगे हो सकते हैं पानी को लेके। कंट्रीज डेट शेयर रिवर्स कैन डिसएग्री ओवर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीजें देश हैं जो लड़ते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टांस अ टिपिकल डिसएग्रीमेंट इज डाउनस्ट्रीम state objection to pollution, excessive irrigation and construction of dams by upstream state। ठीक है ना, अब दो लड़ रहे हैं स्टेट आपस में, क्यों लड़ रहे हैं कि भाई तुम पानी इस्तेमाल कर रहे हो एक्स्ट्रा, तुम्हारा डैम है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, तो ये आता है। ठीक है, विच माइट डिक्रीज और डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। पानी की भी, पानी की बहुत समस्या है। 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे आपका इंडस रिवर ट्रीटी पे आपका। स्टेट हैव यूज्ड फोर्सेस टू प्रोटेक्ट और सीज फ्रेश वाटर, इवन आर्मी लगी हुई है यार साफ पानी को संभालने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेंस इंक्लूड दोज बिटवीन इसराइल सीरिया जॉर्डन 1950 में, 1960 ओवर अटेम्प्ट्स बाय ईस्ट साइड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम जॉर्डन यारमुक रिवर्स एंड मोर रिसेंट थ्रेट्स बिटवीन तुर्की सीरिया एंड इराक ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन यूफ्रेट्स रिवर। देख रहे हो कितने लोग लड़ रहे हैं, कंट्रीज लड़ रही हैं, क्यों लड़ रही हैं? फ्रेश वाटर को लेके आपका। अ नंबर ऑफ स्टडीज शो दैट कंट्रीज दैट शेयर फॉर रिवर्स एंड मेनी कंट्रीज डू शेयर रिवर्स आर इन्वॉल्व इन मिलिट्री कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जिन जिन कंट्रीज में लड़ाई होगी पानी को लेके, उनके बीच में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट भी जो है वो हुआ होगा। ठीक है ना, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, मुर्दाबाद अपने आप जोड़ लेना इसमें आ गया। ठीक है, सो ये था आपका ऑयल और वाटर के ऊपर क्वेश्चन। हाँ जी, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स, मूलवासी और उनके अधिकार। तो ये जान लें आपके मूलवासी होते कौन है। देखो यूएन जो है, यूएन क्या कहता है? द यूएन डिफाइंस इंडिजीनियस पॉपुलेशन एज कंप्राइजिंग द डिसेंडेंट्स, मतलब वंशज of people who inhabited the present territory of country at that time when persons of different culture or ethnic origin arrived there from another parts of the world and overcame them। मतलब यूएन कह रहे कि कुछ ऐसे लोग थे, ये जो है ना, ये जो आपके होते हैं इंडिजिनियस पीपल, ये वो लोग थे जो पहले से एक जगह पे रह रहे थे और ये उनके वंशज हैं। मतलब जो लोग रहते हैं ना उनके वंशज आए, और उन वंशज कितना जो वंशज आपके ये, उनके ऊपर बाहर के लोग आए, उन्होंने रूल किया और ये कम पड़ गए, ये मतलब छोट कम मात्रा में है आपके ये। ठीक है, और आके बाहर के लोगों ने इनको ओवरकेम कर लिया, मतलब उनको ओवरटेक कर लिया। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार, ये कौन है? इंडिजिनस पीपल, वंशज है किसके? जो पहले रहते थे वहां पे लोग, और उन लोगों, और ये जो लोग हैं ना वंशज, इन वंशजों को किसने ओवरटेक किया? जो नए नए कल्चर आ गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बारे में बोला कि भारत में मैंने बोला हिंदू से, हम सब लोग क्या, हम सब लोग वंशज हैं किसके? हिंदुओं के, हमारे जो पूर्वज थे हम उनके वंशज हैं। अब हमारा जो कल्चर किसने ओवरटेक किया? जो मुगल्स आए थे। ठीक है, उन्होंने आगे बढ़ना, तो मतलब मैंने एग्जांपल दिया है। तो जो लोग कम मात्रा में रह गए वो क्या होते हैं? वो आपके इंडिजीनियस पीपल होते हैं। Indigenous people today live more in conformity with their particular social economic and culture custom। ये जो लोग होते हैं इनके अपने कल्चर है, इनके अपने ट्रेडिशंस हैं, than the institutions of the country of which they are now part। मतलब भारत के अंदर भी हैं ये लोग, बट ये हमारे व्यवस्था को नहीं मानते, इनकी अपनी दुनिया है अलग, ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें, देयर आर 20 लाख इंडिजीनियस पीपल ऑफ द कॉर्डिलर रीजन ऑफ फिलीपींस, 10 लाख मपूचा पीपल हैं चिली के, 6 लाख पीपल हैं ट्राइबल आपकी चित्तगांव हिल्स बांग्लादेश के, 35 लाख आपके नॉर्थ अमेरिका से है, और 50,000 आपके कोना लिविंग इन पनामा कैनल, एंड 10 लाख कहाँ से आपके सोवियत नॉर्थ से हैं। तो ये जो है आपकी, ये सब आपकी क्या है? काउंटिंग है आपके नंबर किसके? आपके इंडिजीनियस पीपल जो पूरे वर्ल्ड में है। The indigenous voices in world politics call for the admission of indigenous people to the world community as equal। ये लोग कहते हैं कि हमको भी इक्वल अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे बाकी कम्युनिटी हमको भी अधिकार मिलने चाहिए। इनको मेनली चाहिए अपने जो इनके रिसोर्सेज है उनको ये प्रिजर्व करना चाहते हैं। इंडिजीनियस पीपल ऑक्यूपाई एरियाज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। ठीक है, एंड मैनी ऑफ प्रेजेंट डे आइलैंड स्टेट इन ओशनिक रीजन, जैसे कि आपका पोलिनेशियन, मेलिनेशियन, मैग्रोनेशियन पीपल ओवर द सोर्सेस ऑफ
थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये लोग इन जगहों पे बहुत समय से रहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है रिविजन वाइज। अब हमारा जो लास्ट सवाल है इस चैप्टर का वो क्या आता है, शॉर्ट नोट ऑन इंडिजीनियस पीपल इन इंडिया। भारत के अंदर देखो, भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, भारत में इसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट नियरली 8%। ये लोग जो है हमारे भारत के 8% लोग क्या है वो एसटी हैं आपके, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स, मोस्ट इंडिजिनियस पॉपुलेशन इन इंडिया depend for their subsistence primarily on the cultivation of land। अगर हम लोग जो होता है हंटर होते हैं, जो शिकार करते हैं, उनको छोड़ दे तो ये सब लोग जो है कहाँ डिपेंड है, डिपेंड है सिर्फ आपकी कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी डिपेंड है आपका। फॉर सेंचुरीज इफ नॉट मिलेनिया दे हैड फेस एक्सेस टू मच एज दे कुड कल्टीवेट। इन्होंने बहुत लैंड को जो है एक्सेस किया हुआ है आपका फ्री में। इट वॉज ओनली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोलर रूल दैट एरियाज विच हैड previously been inhabited by the tribal communities were subjected to the outside force, ठीक है। अंग्रेजों के आने से ही इन लोगों से एरिया छीन का किसी और को जो है वो आपका दिया गया था। Although they enjoy a constitutional protection in political representation, they have got much of the benefits of development in the country। भारत में आप सब जानते हैं एसटी के लिए आरक्षण दिया हुआ है तो काफी इनको फायदा पहुंचा है। In fact, they have paid a huge cost of development since they are single largest group among the people displaced by various development projects in independence। इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी हमारे देश में प्रोजेक्ट हुए थे इंडिपेंडेंस को लेके, उनसे इन्होंने उसकी कीमत चुकाई है आपकी। एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है आपका, rights of indigenous communities have been neglected in domestic and international politics for very long. During 1970s, growing international contacts among indigenous leaders from around the world aroused a sense of common concern, ठीक है। जो लीडर्स थे इंडिजीनियस पीपल्स के, इन्होंने मिलके एक संस्था बनाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। कब बनी थी 1975 में। तो आई होप कि आपको ये समझ में पूरा आ गया हो। शॉर्ट मतलब मैंने आपको जस्ट रिवीजन कराई है, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया आपको ये, ठीक है। नोट्स के लिए मुझे आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे 9899382196 पे, और आप सब जितने भी लोग हैं और आगे जानकारी के लिए मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। एक मुझे आप लोगों से बात करनी है यार, हम लोग बिलीव करते हैं क्वालिटी एजुकेशन में, ठीक है। आप सभी लोग जो बार बार कमेंट करते हैं या बोलते हैं कि सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिजिकल, मेरे भाई सब कुछ लाऊंगा, आराम से लाऊंगा। रीज़न ये है, जल्दीबाजी में कुछ भी गलत हो गया या कुछ भी गलत टीचर करा दिया तो भाई मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ यहाँ पे आपके अच्छे रिजल्ट के लिए, भारत के भविष्य के लिए काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ काम नहीं हो रहा है पैसे के लिए, यहाँ काम नहीं हो रहा है सब्सक्राइबर के लिए, ये ध्यान रखना चीज़ को आप, ठीक है। तो यार ये मत बोला करो कि सर ले लो, भाई जो होगा पॉसिबल वो आपको करके देंगे, जो बेस्ट होगा ना वो आपके लेके आएंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के मुंह पेल दिया चलो भाई पढ़ लो, नहीं यार ये बिलीव नहीं करते हम लोग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग यार बार बार शर्मिंदा ना करो मुझे बोल के कि सर इसकी वीडियो लेके आओ, जो बेस्ट होगा मैं अपने आप ला दूंगा आपके लिए, ठीक है। राम राम सभी को, मिलते हैं बाद में।